दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से LNIAS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए रिवीजन क्लास की जो सीरीज थी उसमें आज दूसरी क्लास है। दोस्तों, कल हमने इस क्लास में संवैधानिक निकाय से स्टार्ट किया था। संवैधानिक निकाय में दोस्तों हमने इसमें पढ़ा था कल निर्वाचन आयोग। कल हमने निर्वाचन आयोग को पढ़ा था ब्रीफ में। उसके बाद यूपीएससी में इसके क्या क्या एमसीक्यूज पूछे हुए थे वो डिस्कस किए थे, प्लस कुछ हमने अभ्यास प्रश्न डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये वही यूपीएससी है जिसकी सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अगर हम इतिहास की बात करें दोस्तों, सिविल सर्विसेज का इतिहास या केंद्रीय लोक सेवा आयोग का इतिहास, उसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना की दिशा में जो सबसे पहला अप्रत्यक्ष जो प्रयास था दोस्तों, वो चार्टर एक्ट 1853 में किया गया था, जिसके माध्यम से सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। ये जो चार्टर एक्ट है 1853 वाला, ये अंतिम चार्टर एक्ट था। दूसरा दोस्तों, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था और वर्ष 1926 में इसका गठन किया गया था। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? दोस्तों, ये ली आयोग की सिफारिशों पर इसका गठन किया गया था। ध्यान रखना, ये ली आयोग, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 312 की, जिसमें यह वर्णित है कि किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए संसद को शक्तियां प्राप्त है। यानी कि नई अगर कोई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तो संसद उसके लिए शक्ति होती है उसके पास। अब मुझे आप ये बताइए दोस्तों, नई अखिल भारतीय सेवा के लिए जो सृजन का गठन का प्रावधान है, उसमें स्पेशल जो पावर है वो किसके पास है? राज्यसभा के पास है या फिर लोकसभा के पास है? ऑब्वियसली दोस्तों राज्यसभा के पास है। अगर राज्यसभा 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करेगी। जैसे लोकसभा के लिए दोस्तों मनी बिल पे लोकसभा के लिए स्पेशल पावर है ना, ऐसे ही अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए राज्यसभा को कुछ स्पेशल शक्ति दी गई है। और इसका ना प्रयोग राज्यसभा ने इसका उपयोग किया भी है दोस्तों। देखो, पहले ना सिर्फ 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और IPS इंडियन पुलिस सर्विस। गुड मॉर्निंग। IPS, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1966 में 1966 में राज्यसभा ने एक नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव पारित किया, IFS। ये इंडियन फॉरेन सर्विस वाला नहीं है, ये भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। और ऐसे ही दोस्तों अभी डॉक्टर्स के लिए भी एक नई अखिल भारतीय सेवा की चर्चा होती रहती है कि डॉक्टर्स के लिए ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज करके अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए। हाँ तो दोस्तों हम थे, अब आर्टिकल 312 में उल्लेख है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन होगा। अब अखिल भारतीय सेवाओं के लिए दोस्तों लोक सेवक ऑफिसर्स चाहिए होंगे, तो उन ऑफिसर्स की जो भर्ती होगी वो संघ लोक सेवा आयोग करेगा, यूपीएससी वो करेगा। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, ठीक है। वहीं अगर इसके और संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 14 में, ये ध्यान रखना है, भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, शक्तियों व कार्यों से संबंधित प्रावधान उसमें किए गए हैं। और इस पर तो हम कल भी डिस्कस किए थे कि यूपीएससी के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये ध्यान रखना है। और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष है, इनमें से जो भी पहले होगा।
गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधानों की। हाँ दोस्तों, इसमें ये याद रखना है, ये जो संवैधानिक प्रावधान है ना, अनुच्छेद 315 से 323 तक, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी का प्रावधान करते हैं। इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के भी प्रावधानों का इसमें चर्चा की गई है। जैसे कि अनुच्छेद 315 में देखो लिखा हुआ है, संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन का प्रावधान इसमें है। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के प्रावधान बताए गए। वहीं 317 में यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना, इसके प्रावधानों पर चर्चा की गई है। 318 में दोस्तों आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्त, इनके लिए नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य ना रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। हाँ, इस पे हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कौन सा सदस्य जो है यूपीएससी के भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन में वो पात्रता नहीं रखते हैं। दूसरा है इसमें आर्टिकल 320, इसमें लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन किया गया है। 321 में लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तार करने की जो शक्ति है उसको बताया गया है। 322 में लोक सेवा आयोगों के व्यय की बात की गई है कि इनका जो व्यय होता है वो कहां से होता है। 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग जो है ना, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। ये इसमें थोड़ा आप ध्यान रखना। अब संघ लोक सेवा आयोग के बाद दोस्तों देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग दोस्तों, ये जैसे राजस्थान में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, ऐसे सब राज्यों के अपने अपने राज्य लोक सेवा आयोग हैं। अब जो काम दोस्तों केंद्र में यूपीएससी करता है ना, वही राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग करता है। राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक सेवाओं हेतु राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है, वहां हमने देखा था यूपीएससी भर्ती कर रहा था, या राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग कार्यरत है। अब इसमें भी देखो वही प्रावधान अभी हमने बात की थी, अनुच्छेद 315 से 323 तक जो प्रावधान है, ये सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं है, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भी इनमें ही वर्णन है। संरचना, इनके सदस्य, नियुक्ति, निष्कासन तथा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की शक्तियों कार्यों के बारे में इसी में प्रावधान किए गए हैं। सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष से 62 वर्ष होता है, कल भी इस पर डिस्कशन हुआ था। वही दोस्तों पुनर्नियुक्ति की अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है ना, वो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता। और त्यागपत्र दोस्तों, ये जो राज्यपाल है उसको अपना लिखित में त्यागपत्र दे सकते हैं। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को काफी। देखिए इसको ऐसे देखिए कि यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी का अध्यक्ष और यूपीएससी के सदस्य, ठीक है, एक दो ये हो गए। एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग का, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का के सदस्य, ये 4 हो गए। अब देखो दोस्तों, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है ये अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्त होने की पात्रता नहीं रखता है। दूसरा, भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन के लिए ये पात्रता नहीं रखता है, इसके पास पात्रता नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के सदस्यों की, तो दोस्तों यूपीएससी के जो सदस्य है ना, ये यूपीएससी का अध्यक्ष बनने की पात्रता है इनके पास, यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में रहे, इनको फिर पुनर्नियुक्त सदस्य के रूप में नहीं किया जा सकता, इनको यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, इनको दोस्तों यूपीएससी के सदस्य इनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष के रूप में भी इनको नियुक्त की जा सकती है। यहाँ ये 2 चीजें याद रखना है। अब देखते हैं
जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, इसको दोस्तों यूपीएससी का सदस्य के रूप में ये पात्रता रखता है। यूपीएससी का सदस्य इसको नियुक्त किया जा सकता है, प्लस इसको यूपीएससी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा सकता है, ये यहाँ पे याद रखना है। फिर जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, इनको ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं जिस राज्य में है, प्लस किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग में ये अध्यक्ष बन सकते हैं, और ये यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, और ये यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। यानी इन पदों पर इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ये यहाँ पर अब थोड़ा कंफ्यूजन जो रहता है क्लियर हो गया होगा आई थिंक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखते हैं इस पे कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के कारण हटा सकता है, ठीक है। दूसरा है, कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय की जांच संबंधी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। देखो दोस्तों, इनकी पद मुक्ति यानी इनको पद से हटाने का मैंने इसलिए डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि ये इस प्रश्न के साथ इसका डिस्कशन हो जाएगा। देखिए इसकी पद मुक्ति के क्या क्या प्रावधान है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, इनको ना कदाचार के आधार पर पद से हटा सकता है, कदाचार के आधार पर, ठीक है। लेकिन ऐसे मामले में क्या होता है, ये जो मामला है ना दोस्तों, ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जांच के लिए जाता है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास जांच के लिए भेजते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद ये मानता है कि हाँ कदाचार हुआ था, तो दोस्तों राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकता है। पहली बात तो ये है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, हटा सकता है। दूसरा दोस्तों, अब ये जो सलाह है, जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा था, सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है, जो देगा राष्ट्रपति को न्याय संबंधी जांच की जो सलाह देगा, वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य है, यानी कि राष्ट्रपति उसको मानना पड़ेगा, बाध्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये इनका हो गया पद मुक्ति का। अब देखते दूसरा क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान में इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक बात है, संख्या निर्धारित नहीं है, सही है, नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि संख्या निर्धारित नहीं है, इसमें निर्धारण कैसे होता है। हाँ दोस्तों, ये निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करते हैं। इसके सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है, होते हैं। इसके सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, बताइए ये स्टेटमेंट गलत है। इसके सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, फिर बताओ कमेंट करके। दोस्तों, ये भी राष्ट्रपति करते हैं, ना कि संसद, ये ध्यान रखना है यहाँ पर दो चीजें, ठीक है। तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, 1 और 2 सी। अब यहाँ पर जो ये ना, इसके सदस्यों के वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। यूपीएससी के जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, वो भारत की संचित निधि से जाते हैं दोस्तों, भारत की संचित निधि से। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके राज्य की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि, ये यहां पर याद रखना है थोड़ा सा। अगला देखते हैं इसका अभ्यास प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण को विनियमित करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? पीहू पटेल राष्ट्रपति, हाँ गुड। दोस्तों, ये यूपीएससी नहीं करता ये निर्धारण, ये डीओपीटी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो स्टेटमेंट गलत है। संघ लोक सेवा आयोग सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति एससी
एवं अनुसूचित जनजाति एसटीज के दावों पर विचार करता है। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। यूपीएससी इस टाइप का कोई भी ऐसा कोई परामर्श नहीं करता है इनसे। तीसरा है राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाले किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। बिल्कुल हटा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। तो ये अभ्यास प्रश्न देख लिए दोस्तों। अब इसमें एक राज्य लोक सेवा आयोग पर सवाल और है, ये भी देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अब बताना इसका आंसर क्या है। पहला, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। गलत है, क्योंकि अभी डिस्कशन किया था 6 वर्ष। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। बताइए, ये भी गलत है। क्यों? ये कल हमने डिस्कस किया था कि दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य है ना, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ये इसमें सही है, लेकिन जो हटाते हैं वो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कल ही हमने इसको डिस्कस किया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और है दोस्तों, यूपीएससी जो है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान रखना ये दोनों, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है। दूसरा, एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ये आग्रह करते हैं कि हमारे लिए संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, तो संसद ना कानून के माध्यम से एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। तो ये जो है ना, ये वैधानिक निकाय है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सॉरी, इसका ध्यान रखना है। यूपीएससी और एसपीएससी संवैधानिक है और जेपीएससी वैधानिक निकाय है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वित्त आयोग। दोस्तों जब भी वित्त के बारे में हम सुनते हैं तो सीधा दिमाग में आता है कि पैसों का मामला होगा, पैसों की कोई बात है। तो इसमें अगर दोस्तों हम देखें तो वित्त आयोग ना, यह जो करों से प्राप्त आय है उसको केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित करता है, उसके बंटवारे का फॉर्मूला देता है, और राज्यों के बीच जो कर से प्राप्त आय उसके वितरण के लिए फॉर्मूला देता है। अब इसको समझो, यहां पर एक तो ये कह रहा है केंद्र से राज्यों के बीच, केंद्र से राज्यों को कितना पैसा आएगा, ये यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन करता है ये वाला। जैसे अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने बोला था कि केंद्र से राज्यों को 41% का प्रावधान उन्होंने अनुशंसा की है। तो एक तो हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन, केंद्र से राज्यों को, इसका फॉर्मूला देता है। दूसरा, अब राज्यों के मध्य कैसे इसका बंटवारा होगा, यानी कि राज्य से राज्यों के बीच, राज्य से राज्य, इनके बीच इसका बंटवारा कैसे होगा, इसका फॉर्मूला भी ये देता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के लिए कितना फंड मिलेगा, राजस्थान के लिए कितना फंड मिलेगा, इसका भी फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन अपनी अनुशंसाओं में बताता है। अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में या इससे पहले जब भी वो आवश्यक समझे एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। हाँ, ये जो है ना, ये आपका होमवर्क है। 15वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा है दोस्तों, वो आप जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि देखो यूपीएससी ना इन पे सवाल पूछता है। दिखाता हूँ, ये देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का सवाल है, 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं पूछी गई हैं। तो ऐसे ही 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा जो है, ये आपको होमवर्क, इसकी जो सिफारिशें हैं वो वर्ष 2025-26 तक लागू है, तो इसकी अनुशंसाएं आप पढ़ लेना अच्छे से, ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम वित्त आयोग की संरचना की बात करते हैं दोस्तों वित्त आयोग में 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं, और इनकी जो योग्यता है ना, कि इन 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष की क्या योग्यता होगी, किन को चुना जाएगा, वो संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, और लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी। अब संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी, तो संसद ने इसके लिए वित्त आयोग अवशिष्ट अधिनियम 1951 बनाया, जिसमें प्रावधान किए गए हैं कि अध्यक्ष जो है ना, वो सार्वजनिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए, और किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा जो सदस्य जो होगा, इसका पहला सदस्य, वो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है।
और दूसरा जो सदस्य होगा उसका वो ऐसा व्यक्ति होगा जिससे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा इसका जो सदस्य होगा वो ऐसा व्यक्ति होगा जैसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा इसका जो सदस्य है वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र का जो विशेष ज्ञाता हो। ये वित्त आयोग अवशिष्ट अधिनियम 1951 में ये प्रावधान किए गए हैं। अगर हम वित्त आयोग के कार्यों की बात करें तो देखो, भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करता है कि अभी हमने समझा था संघ और राज्यों के बीच करों की जो शुद्ध प्राप्ति है, यानी जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, उसको कैसे करें उसका फॉर्मूला देता है। प्लस राज्यों से राज्यों के बीच उसका ये फॉर्मूला देता है। दूसरा, ये अनुच्छेद 275, ये ध्यान रख रहे हैं 280 नहीं है, 275 में जो है ना कि संचित निधि में से जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, जो सहायता दी जाती है, वो दिया जाना चाहिए या नहीं, इसकी भी अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा जो की गई सिफारिश है किसके लिए, नगर पालिका और पंचायतों के लिए, उनकी जो संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश भी ये करता है। फिर एक और कार्य इसका, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई जो विशिष्ट निर्देश है जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में है, उसकी भी ये अनुशंसा करता है दोस्तों। और आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। ये फाइनेंस कमीशन के कार्य हो गए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, अब इतना रेलिवेंट नहीं है, अनुशंसाएं पूछी थी 13वें वित्त आयोग की, अभी 15वें वित्त आयोग आ गया है। इसका आंसर जो है यूपीएससी ने सी माना था। अब इस पर एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में यह परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। सही स्टेटमेंट है। संघवाद क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यह राज्यों को आयोग द्वारा अनुशंसित धन प्राप्त करने के लिए विधिक अधिकार प्रदान करता है। ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है वो बाध्य नहीं होती हैं सरकार पर कि उनको मानना ही पड़ेगा। जब बाध्य नहीं है तो फिर राज्यों को विधिक अधिकार कैसे प्रदान कर देगा? ये गलत स्टेटमेंट है। वित्त आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होते हैं। हाँ, ये होते हैं। यूपीएससी के नहीं होते, ये होते। तो कितने कथन सही है? 2। तो इस तरीके से दोस्तों ये आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, ये क्लास सोमवार से शुक्रवार डेली 11 बजे होगी। प्लस इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, आप वो जो LNIS हिंदी का जो वो है टेलीग्राम चैनल, उससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और एट द एंड दोस्तों, बीइंग ए डॉक्टर यही सलाह दूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान रखिए। अभी गर्मी भी हो गई है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, व्यायाम कीजिए और अपनी पढ़ाई निरंतर रखिए। थैंक यू।